नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। यूट्यूब के ज़रिए आप हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर, मैं कहूँगी सिर्फ दिन की नहीं, बल्कि पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवर्णों का कोटा जिसे कहा जाता है, या गरीब सवर्णों का कोटा जिसे कहा जाता है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सवर्ण समुदाय में है, उसको जो मोदी सरकार ने आरक्षण दिया था उसको बरकरार रखा है, उस पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसके लिए मोदी सरकार ने बाकायदा संविधान में तब्दीली करके इसमें एक तरह से ऐड किया था, जो पहले से ही जो हमारे कमजोर समुदाय हैं भारत के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको जो आरक्षण मिलता था, अब सवर्णों को जो आरक्षण ऐड किया गया था 10%, उसको सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की ये बेंच थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि कम से कम 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये जायज नहीं है, और इसमें सवाल ये उठ रहा था कि जो संविधान है उसकी जो मूल भावना है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियादी संविधान की जो मूल भावना है, क्या उसके खिलाफ है ये सवर्ण आरक्षण? क्योंकि आपको याद रखना ये बहुत जरूरी है, राजनीतिक विज्ञान बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसके अलावा भी अगर बुनियादी जो कॉमन सेंस है उसे इस्तेमाल करें तो अंग्रेजी में एक सेंटेंस होता है, रिजर्वेशन फॉर एवरीवन इज रिजर्वेशन फॉर नो वन। अगर आपने सबको आरक्षण दे दिया, इसका मतलब किसी को आरक्षण नहीं मिला, क्योंकि आरक्षण इस बात की को स्वीकार करना है कि कुछ लोग जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया, और उनको अब बराबरी का दर्जा लाने के लिए, बाकी समुदायों के साथ खड़ा करने के लिए उनको आरक्षण की जरूरत है, और इसीलिए प्रावधान किया गया। पहले जो हमारे दलित आदिवासी समुदाय हैं और उसके बाद जो पिछड़े समुदाय हैं उनको आरक्षण के लिए, लेकिन अब जो ईडब्ल्यूएस को इसमें शामिल किया गया है, तो क्या ये माना जाए कि जो आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, क्या नौकरी का कार्यक्रम है? यानी किस तरह से, क्या इसको जो सामाजिक आधार था उसको क्या एक तरफ रखा जाए? लेकिन कम से कम 3 जज ऐसे थे जिन्होंने इसको सही ठहराया, और 2 जज ऐसे थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी। इन तीनों ने कहा कि आरक्षण होना चाहिए, और इसके अलावा 2 जज ऐसे थे, कम से कम जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित, दोनों ने इसके खिलाफ अपनी राय रखी। आपको हम ये भी बताएंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से याचिका करता है, उन्होंने भी जो अपनी पूरी मांग रखी थी, जो बात रखी थी, वो ये कि अगर गरीबी आप आधार बना रहे हैं आरक्षण का, तो जो SC ST OBC हैं उनका भी आरक्षण बढ़ाया जाए। तो यानी सबसे बड़ी बात, तो जो बुनियादी तब्दीली इससे आ गई है वो ये कि अब आरक्षण की जो सीमा है, जो अपर लिमिट है, वो 50% से ऊपर चली गई। इससे पूरा का पूरा, मैं कहूंगी, एक नया सैलाब मांगों का आ जाएगा अलग अलग समुदायों का, और जो सबसे बड़ी जो स्वीकार्यता है वो ये कि इन लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर पिछड़ा बनाया गया, जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ, इसलिए इनको आरक्षण की जरूरत है। गरीबी इसमें बड़ी वजह नहीं है। मेरे साथ बहुत बेहतरीन इस वक्त पैनल है, बहुत खास मेहमानों का, जिनके जरिए मैं ये भी समझूंगी कि ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना महत्वपूर्ण ये फैसला दिया है, ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो उस पर क्या राय रख रहे हैं, क्योंकि आप याद रखिए भारत में सवर्ण बनाम जो पिछड़े दलों की जो राजनीति है, जो हिंदुत्व, फिलहाल हिंदुत्व बनाम और जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है एक बड़ा रोल, बड़ा किरदार अदा करेगा। मेरे साथ प्रोफेसर मनोज झा मौजूद हैं, RJD से MP हैं, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन, और जाने माने सोशियोलॉजिस्ट भी हैं एक नेता होने के अलावा। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ आशुतोष जी हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं और कई जमाने से, कई दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, वो भी इस राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उर्मिलेश जी के साथ, उर्मिलेश जी को तो आप जानते हैं, अलग अलग बड़े अखबारों में उनके ऑपिड छपते हैं, खासकर सोशल जस्टिस पर वो एक ऑथेंटिक आवाज माने जाते हैं कि इसकी राजनीति को किस तरह से समझा जाए। एक और खास मेहमान मेरे साथ बहुत जल्दी और जुड़ रहे हैं, वो हैं इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण गुप्त, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। सभी मेहमानों का स्वागत है। आपके साथ मनोज जी, सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपके अंदर का जो सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या सोचता है, ये तो मैं जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन आपके अंदर का जो नेता है, जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट भी करता है, जो कि सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, उसकी फाउंडेशन यही है, आपका क्या कहना है? अरफा जी, संभवतः हम 2 ही दल थे सदन के अंदर, राष्ट्रीय जनता दल और DMK, जिसने बिंदुवार तरीके से कुछ चीजें रखी थी, और मैं बेहद, मतलब आई स्टैंड विंडिकेटेड, वी स्टैंड विंडिकेटेड, क्योंकि जो जुडिशियरी में भी, हाईएस्ट जुडिशियरी में जो चर्चा हुई वो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द। देखिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जिसमें अमेंडमेंट के बाद क्लॉज 4 15 में और 16 में जोड़ा गया,
उसके बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को नहीं देखा। दूसरी बात, जब संविधान बन करके आया और जजमेंट के बाद जब ये दोनों आर्टिकल जो सामाजिक न्याय जहां से उसका स्रोत है, उद्गम है, उसके बारे में समझ होनी विकसित की थी। देखिए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात हमारी संविधान सभा ने बैठी की और वही हमारे सोच का तरीका रहा इतने वर्षों तक। तो हमने पहला इश्यू सदन के अंदर ये फ्लैग किया। दूसरा हमने किया था कि आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको उसकी संजीदगी देखनी होगी कि उसको देखना होगा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से कि अब तक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या रहे। और तीसरी जो चीज हमने सदन के अंदर रखी थी कि जब मंडल कमीशन आया, वो आजादी के बाद अफर्मेटिव एक्शन में एक तब्दीली आई थी जिसमें मंडल कमीशन ने वॉल्यूमिनस रिपोर्ट पेश की वैज्ञानिक आंकड़ों के। इस संदर्भ में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जिसको आप सवर्ण आरक्षण कह रही हैं, सवर्ण शब्द ही गैर संवैधानिक है। और ये शब्द मैं समझता हूं कुछ लोग तो अब सवर्ण को स्वर्ण बोलने लगे हैं, यानी गोल्डन। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मेरा ये कहना था कि ये 3 बिंदु हमने स्थापित किए और कोर्ट में भी इस पर चर्चा हुई। आंकड़े क्या आपने खुद कहा, 8 लाख को ब्रेकअप करिए, 67,000 रुपए प्रति महीना आता है, यानी इनकम टैक्स ब्रैकेट में। अगर इनको यही करना था कि गरीब अपर कास्ट जनरल कास्ट को देना था, तो इन्हें एक वैज्ञानिक आंकड़ा जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट पे गए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे इन्होंने एक पॉलिसी इंटरवेंशन कर लिया। और हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, अगर आप सचमुच चाहते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, यू मस्ट प्रिपेयर अ साइंटिफिक डेटा। वो कैसे आएगा? आज तो इंदिरा साहनी जजमेंट, बालाजी जजमेंट सब खत्म हो गया, सीलिंग खत्म हो गई। एक बड़ी आबादी की डिमांड है। मंडल कमीशन ने कहा था कि 52% की आबादी है, लेकिन चूंकि सीलिंग है तो हम 27% पर सेटल करते हैं। आज उसको तोड़ देने की आवश्यकता है। अगर आप भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर आप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहते हैं, और सरकार को फौरी तौर पर कास्ट बेस्ड सेंसस करना चाहिए ताकि ये पता तो चले कि मिथक से इतर यथार्थ क्या है, कौन कहां खड़ा है, 8 लाख वाले कौन है और बीपीएल में कौन है। और अंत में मैं एक बात कह करके खत्म करूंगा कि सरकार अगर कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कर रही है, इसका मतलब आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। आप सामाजिक न्याय का विस्तारीकरण नहीं चाहते हैं, उसकी डीपनिंग नहीं चाहते हैं। और आज के दिन में इस देश की सबसे बड़ी जरूरत यही है। आपने एक बात किया था, कही थी कि सैलाब आ जाएगा। इस सैलाब के आने की जरूरत है। सैलाब इसलिए भी आना चाहिए मांगों का, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि आप ब्रॉडन करिए सामाजिक न्याय को, वो लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व आज भी महत्वपूर्ण संस्थानों और संस्थाओं में सुनिश्चित नहीं हो पाया है, ब्लॉकेड हैं। मनोज जी, लब्बे लुबाब क्या है? आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सील लगाई है, आप इसके पक्ष में हैं, इसके विपक्ष में हैं? मोदी सरकार ने जो संशोधन किया संविधान में, उसके आप पक्ष में जा रहे हैं या आप कह रहे हैं अभी इसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है? लब्बे लुबाब क्या है आपकी बात का? देखिए आरफा जी, मुझे जो कहना था मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था और उसे कोट भी किया गया। कई लोगों ने जो दलील का हिस्सा है उन्होंने डीएमके और आरजेडी की पोजीशन को कोट किया। मैं आज भी कायम हूं। जो आपत्तियां मैंने दर्ज की थी, मैं एक भी चीज रिट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। यह स्प्लिट वर्डिक्ट है और हर स्प्लिट वर्डिक्ट में संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरप्रिटेशन और पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरवेंशन बनी रहती है। मैं चाहता हूं कि अब अगर ये स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद ये मेजॉरिटी जजमेंट है, स्प्लिट के बावजूद हम चाहते हैं कि सीलिंग जब खत्म हुई, अब आप कास्ट बेस्ड सेंसस करिए विद अर्जेंसी एंड इमीडिएसी। और जिन घरों के में चिराग अभी तक नहीं है, जिसको आप खारिज करते आ रहे हैं, जिसको कभी मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर मौलिक मुद्दों से भटका रहे हैं, आज आवश्यकता है कि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आप कास्ट बेस्ड सेंसस करिए। और ये 50% की सीलिंग खत्म हुई है, आबादी के अनुरूप आप आरक्षण यानी कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। क्या ये स्प्लिट वर्डिक्ट की जो इजाजत है आपकी पार्टी में भी है? पार्टी कह रही है हमने तो कभी विरोध नहीं किया, आप कह रहे हैं कि डीएमके आरजेडी, सही बात है, ये तो
देखिए, आपको ये स्पष्ट करना होगा, मेरी पार्टी में अगर किसी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मेरी पार्टी, हम लोगों ने कंसिस्टेंट पोजीशन लिया और हमारे पोजीशन के इर्द गिर्द बहस भी हुई जुडिशियरी में। हम रिट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अवसर है कोर्स करेक्शन का। अगर आप अगर सचमुच इसका दायरा बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप जातिगत जनगणना पर अग्री करिए और इसका दायरा बढ़ाइए। बाकी जो चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर के बारे में कही, मैं आज भी कायम हूं। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में कही, मैं आज भी कायम हूं, मेरा दल कायम है। और तीसरी चीज जो तब हमने कही थी, किसी भी अफर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े होने चाहिए। वैज्ञानिक आंकड़ों के बगैर अगर आप कोई कहीं इंटरवेंशन करते हैं, आपकी नीयत और नीति दोनों कलुषित है। उर्मिलेश जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं मनोज झा जी। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बुनियाद पे ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। वो हालांकि एक अपनी बरक्स राय रख रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी पार्टी में इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी है कि अगर एक ब्रॉडर सामने एक स्टैंड आता है, उसके बावजूद भी इजाजत हो कि अलग अलग लोग अपनी अलग राय रख सके। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इस वक्त 2022 में किसी पार्टी में इतना तो कम से कम इतनी हिम्मत नहीं है कि खुल के कह सके वो कि हम ईडब्ल्यूएस जो ये कोटा है इसका पूरे तरीके से विरोध करते हैं। नहीं, ये सवाल तो राजनीतिक दलों से ही पूछा जाना चाहिए और वही इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे कि वो इस पर क्या स्टैंड लेंगे या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि ईडब्ल्यूएस को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर हमारी क्या राय है, अगर ये आपका सवाल है तो इस पर मैं कुछ बोलूं। जरूर। हाँ, तो मैं समझता हूं कि देखिए, जब ये मामला आया था और 2019 में जब भारत की सरकार ने, मौजूदा मोदी सरकार ने इसे 103वें संविधान संशोधन के तौर पे पारित कराया था, तो उसके राजनीतिक कारण थे और इमीडिएट राजनीतिक कारण थे और लॉन्ग टर्म भी थे। और उसको उस वक्त भी एक जर्नलिस्ट के तौर पे हमने अपने कॉलम्स में, अपने आर्टिकल्स में, अपने यूट्यूब के जरिए हमने अपनी बात रखी थी कि कैसे ये संविधान विरोधी है। और ये जो संविधान संशोधन है वो संविधान की जितनी बहसें एफर्मेटिव एक्शन को लेकर हुई हैं, भारत की आजादी से पहले, भारत के संविधान के बनने से पहले की बात भी मैं कर रहा हूं और उसके बाद की बात कर रहा हूं। यानी जब हम आजाद हुए, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कंक्लूड किया अपनी सारी बहसें, तब भी। तो इसको आप पुणे पैक्ट से लीजिए, पुणे पैक्ट से लेकर और भारत के संविधान बनने के बाद से। देखिए, 145-46 साल पहले हमारे देश की स्वाधीनता की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत और साउंड व्यक्ति, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने मैं उनको एक बार कहीं देख रहा था, उनकी आर्टिकल्स, तो उनका एक वो था, लंबा उनका वक्तव्य था। उसमें मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि भारत की जो मिजरी है, भारत की जो पीड़ा है और भारत की जो विषमता है, भारत की जो गरीबी और दरिद्रता है, उसका मूल कारण ये है कि एक तो हमारा समाज बहुत असमानता मूलक है, सामाजिक और आर्थिक हर स्तर पर। और साथ में ब्रिटिश कॉलोनिज्म ने, उपनिवेशवाद ने इतना ज्यादा संकेंद्रण किया है संपत्ति का, और ये जो संकेंद्रण है वो यहाँ की संपत्ति वो सीधे अपने देश ले जा रही है। यानी जो हुकूमत है वो अपने मुल्क में ले जा रही है भारत की संपत्ति, यानी लूट, एक तरह से उन्होंने ये कहा। मैं समझता हूं कि दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त जो भारत के बारे में बात कही थी, उसको अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आज भारत की क्या स्थिति है, तो आज भारत में जो सबसे बड़ी भारत की जो समस्या है उसमें ये इतनी विशाल देश है और इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक बड़ी जो समस्या हमारी है वो गरीबी और बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दोनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इसके मूल में क्या है? इसके मूल में विषमता है और विषमता लगातार बढ़ रही है। अभी लेटेस्ट जो डेटा है उसमें अगर आप देखिए तो भी पाएंगे कि मौजूदा सरकार के समय, इसके पहले की सरकार के समय विषमता कम नहीं हो रही है, और हाल के दिनों में
तो हमारे देश में बिलियनर और मिलियनर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीबी है वो लगातार और ज्यादा बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है। ये जो एफर्मेटिव एक्शन है, ये एफर्मेटिव एक्शन दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है कि कैसे अपने समाजों में जो एक विषमता है सामाजिक और शैक्षिक आधार पर, उसको कैसे भरा जाए, कैसे उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए लोगों को। क्योंकि अल्टीमेटली जो समाज में बहुत सारी जो जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, उनका भी समाधान तभी होगा। मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह अनदेखी किया है इस अपने फैसले में। और ये फैसला जो हुआ है, मैं इस पर आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि भारत के इतिहास में अगर आप देखिए, जब से कोई भी स्वतंत्र भारत की सरकार कोई एफर्मेटिव एक्शन का कदम बढ़ाती है, कोई सोशलिस्ट समाजवादी ढंग का डिसीजन लेती है, समाज के पक्ष में कोई फैसला लेती है आर्थिक सामाजिक रूप से, तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादातर मामलों में न्याय नहीं मिला है। प्रिवी पर्स का उदाहरण मैं आपको दूंगा। प्रिवी पर्स जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने खत्म किया था, तो तत्काल लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने राजा महाराजाओं को बहुत बड़ी राहत दी थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रिवी पर्स की वापसी हुई। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को बड़ा फैसला करना पड़ा और विधायी कदमों से उसको न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी बात, जब नेशनलाइजेशन किया गया था बैंकों का, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया कि ये नेशनलाइजेशन एंटी नेशनल है, गलत है और हमारे लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनलाइजेशन को भी गलत साबित कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है और संविधान विरुद्ध। फिर इंदिरा गांधी की सरकार को विधायी ढंग से कदम। देखिए, तो भारत में सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो उत्पीड़ित हैं, और उत्पीड़न केवल आजाद भारत का नहीं है, 3000-4000 साल लगातार पहले से है। तो आपको रोकूंगी मैं, एक सेकंड कंक्लूड कर लें। तो जब तक आप इनको नहीं एफर्मेटिव एक्शन देते पॉलिटिकल लेवल पर, गवर्नमेंटल लेवल पर, तब तक केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के मंच से आप चाहेंगे कि न्याय हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि न्याय होगा। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसको खारिज करता हूं, लेकिन ये न्यायिक नहीं है, संविधान के पक्ष में नहीं है। संविधान में ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं है जिससे कि आप सामाजिक और शैक्षिक आधार को छोड़कर आर्थिक आधार पर आप रिजर्वेशन को जायज ठहराएं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और मिलेश जी, और मेरे ख्याल से सारी बात का आपने सार ही कह दिया है कि क्या हमें वाकई अदालत से अब इंसाफ नहीं मिल रहा है। कमोबेश यही बात आप कह रहे हैं। मनोज झा, ये मुझे बताइए कि हम जो कोर्ट का ये जो फैसला है, एनडीए सरकार क्या कर रही है, ऑपोजिशन की पार्टियां क्या कर रही हैं, इन सब में जो एक तार बंधा हुआ है, हम इसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकते कि इसको सीधे सीधे जो पिछले 75 साल की राजनीति, और मिलेश जी ने अच्छा याद दिलाया कि इसका 75 साल की राजनीति के अलावा हजारों साल का जो इतिहास है उसको एक तरह से मिटाकर सिर्फ ये बताया कि भाई देखिए, ये लोग भी गरीब, वो भी गरीब थे, उनको आरक्षण मिला, ये भी गरीब है, इनको आरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में जो पूरा मिडिल क्लास एक उभर के आया, खासकर जो मैं ओबीसी तबके का जिक्र कर रही हूँ, 90s के बाद जब उनका आरक्षण उनको मिला, ऐसे में जो पूरी ये एक जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है, क्या उसको एक सोशियोलॉजिस्ट के नाते मैं समझना चाहती हूँ, क्या उसे आप बदल रहे हैं? आशुतोष जी, आपकी तरफ मैं आती हूँ, मनोज झा जी को निकलना था इसलिए सवाल उनसे पूछ रही हूँ। आरफा जी, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि ये बड़ा मतलब मैं उर्मिलेश जी की बात से अपने को एसोसिएट करता हूँ। हमारे संसद में एक तरीका है एसोसिएट करने का, तो मैं अपने को एसोसिएट करता हूँ। मैं एक छोटा उदाहरण दूँ। अक्सर मित्र लोग जो मीडिया में हैं और जो कुछ थोड़ा साहित्यिक ढंग से विषमता पे बात करते हैं, वो ये कहते हैं गरीबी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन अगर आप टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़िए, एंथोलॉजीज पढ़िए, मोनोग्राफ्स पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि गरीबी की जाति होती है। और ऐसा नहीं होता ना, जो कास्ट पिरामिड है उसमें आप ऊपर से नीचे आते हैं तो गरीबी बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती है। तो जाहिर तौर पर जाति और गरीबी का ताल्लुक, और अगर इसको हम नहीं समझते, जो 1000-2000 साल की पीड़ा को, जाहिर है ये देश थोड़ा बदला भी है, यहाँ पर तथ्य पे बातचीत नहीं होती है, पोस्ट ट्रुथ पे बातचीत होती है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना
कि कई दफा जो इंस्टीट्यूशंस जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाले फैसले लेते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो या टॉप ऑफिसेस हो, वहां भी अभी तक एक व्यापक भागीदारी नहीं हुई ओबीसी की, एससी की, एसटी की। जो लोग, वो जो कहते हैं ना बापू का प्रेयर, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे, तो जो पीर पढ़ाई, पीर को समझने कि जिनकी क्षमता नहीं है, उनसे कई दफा हम बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि आज का दिन ऐतिहासिक इस संदर्भ में भी है। इस दिन के बाद हमको लगता है कि हम सबको बैठ करके सोचना होगा कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं सोचा, जो चीज संविधान के बनने के बाद हमारे नेताओं और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं सोचा, प्रोनाउंसमेंट्स में नहीं सोचा गया, आज अगर उस चीज पर चिंतन हो रहा है तो उस चिंतन से हम अपने लिए एक वैकल्पिक धारा निकालें। अपने लिए का मतलब मेरी पार्टी के लिए, एक जो 80% की आबादी है इस देश की, क्या उसके हिसाब से भी निर्णय होंगे या नहीं होंगे? सवाल सीधा आखिरी यहाँ आकर टिक जाता है। बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है कि क्या 80% की जो राजनीति है और 20% की जो राजनीति है, अभी फिलहाल मैं कहती हूँ कि एक जो सबसे बड़ा नेशनल सेंटिमेंट इस वक्त नजर आता है वो जाहिर है बहुसंख्या में भी जो कमजोर तबके हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के छाते में सबको ढक दिया जाएगा और जिन विषमताओं का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, कुछ चार दीवाने सिर्फ वो बातें करते रह जाएंगे और सब आगे निकल जाएंगे। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि इसको मैं राजनीतिक, अब बिल्कुल आपका मैं चाहती हूँ चश्मा, इसको राजनीतिक चश्मा बनाइए और मुझे बताइए कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखिए कमेंट्स में ज्यादातर पिछड़े समाजों के लोग आके इसे अपनी हकमारी बता रहे हैं। सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि सवर्णों को आरक्षण देने का मतलब हमारी हकमारी हो रही है, क्योंकि जो पाए है, जो एक हिस्सा है, सेब जो है वो तो एक ही है, उसमें कितने टुकड़े आप करेंगे? आरफा, मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत को पूरी ईमानदारी से रखने की जरूरत है और दो चीजें हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पहली चर्चा यह होनी चाहिए कि क्या ईडब्ल्यूएस यानी को के आधार पे आरक्षण होना भी चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण का जो पूरा सिद्धांत है, आरक्षण की जो पूरी अवधारणा है, वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। वो एक खास जो हमारा समाज है, इस समाज की एक खासियत है और खासियत यह है कि इंसान के तौर पर जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं और जो वर्चस्ववादी नहीं है, उनको आप बराबरी का दर्जा सामाजिक स्तर पर नहीं देते हैं। जो आर्थिक स्तर पर, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो आर्थिक स्तर पर गरीब हैं, लेकिन उनको समाज में जो सम्मान है वो सम्मान उनको पूरी तरीके से मिलता है, बल्कि ज्यादा उनको सम्मान मिलता है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि जो आरक्षण की अवधारणा है, उस आरक्षण की अवधारणा किन वजहों से, किन ऐतिहासिक कारणों से आरक्षण लागू किया गया था, उसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, वो वहां पर आरक्षण की किन वजह से शुरू हुआ था उसको समझने में गलती और भूल हुई है। क्योंकि आरक्षण इस वजह से नहीं शुरू हुआ था कि आपको हिंदुस्तान के अंदर तो समानता का अधिकार तो सबको मिल गया, जब रूल ऑफ लॉ हो गया, जब संविधान हो गया, तो समानता का अधिकार सबको मिल गया। लेकिन क्या समानता के अधिकार के बाद क्या बंधुत्व का अधिकार भी मिला या नहीं मिला? मुझे लगता है बंधुत्व का अधिकार नहीं मिला। आज भी किसी दलित अगर घोड़े पर सवार हो जाए तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो अगर वो मूंछ रख ले तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है आप समझिए उस बारे में। अगर वो खास जाति का है या दलित तबके का है या पिछड़ी जाति का है, तो वर्चस्ववादी ताकतों को, जातियों को, और उनको लगता है कि हम तो स्वाभाविक तौर पर इनके ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार कर सकते हैं और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसलिए आरक्षण इस देश के अंदर लागू किया गया और आरक्षण की बात संविधान सभा में की गई कि हमें वो दर्जा मिलना चाहिए जो दलित और पिछड़े हैं, जिनकी वो शायद आरक्षण से मिल पाए। पहली बात तो ये। इसलिए दूसरी बात क्या है कि आपने दरअसल इस देश के अंदर नौकरी तो है ही नहीं, और आपने क्या कर दिया कि एक लुभावना तोहफा आपने लोगों को दे दिया, लोगों को भ्रम में डालने का अधिकार दे दिया। अधिकार क्या है? आप 8 लाख रुपए जिसकी सालाना इनकम है उसको आपने गरीब मान लिया। तो जाहिर सी बात है इसमें भी इस आरक्षण को भी फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो 20,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो घर में बर्तन मांजने वाले जो मेड और परिवार के लोग हैं, जो बहुत छोटी नौकरियां करते हैं, रोज खाते हैं, रोज करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो लोग मोहताज रहते हैं, उनके बच्चों के लिए तो इस आरक्षण में कोई जगह ही नहीं है। तो ये अजीब सी बात है कि जब ओबीसी का आरक्षण होता है तो हम क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट करता है, यहां क्रीमी लेयर नहीं दिखाई पड़ता है।
जो जो आदमी जिस परिवार में 50,000 रुपए 60,000 रुपए कमा रहा है, तो उसकी माली हालत और उसकी शैक्षणिक हालत जो उनसे जो 20,000 रुपए कमाते हैं, जो 18,000 रुपए कमाते हैं, 15,000 रुपए कमाते हैं, उनसे कई गुना है। तो आरक्षण के जो असली हकदार हैं, जो असली गरीब हैं, उनको भी इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है? नहीं, एक मिनट आशुतोष, एक मिनट, आपकी बात में दम है, पूरी बात आपकी समझ रही हूं मैं, यहाँ भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो सहमत हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब ये पूरी जो जंग है इसको लड़ेगा कौन? मैं पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र कर रही हूँ कि आखिर सामाजिक न्याय की जो नैया है वो डूब रही है, क्योंकि उसको लेकर एक कोई पॉलिटिकल ओपिनियन बन ही नहीं पा रहा है, पार्लियामेंट में भी नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अब कोई रिवर्स नहीं कर सकता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस लड़ाई के बाद से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बिल्कुल कमजोर पड़ने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है। अब पाटीदार समाज खड़ा होगा, बोलेगा कि भाई मुझे आरक्षण दीजिए, क्योंकि पहले तो आपके पास ये था कि आप 50% के ऊपर का आरक्षण देने के लिए मना कर सकते थे, कहते भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, हम क्या कर सकते हैं। आज तो वो सीलिंग टूट गई है। तो पाटीदार समाज को आरक्षण देना पड़ेगा, जाट समाज को आरक्षण देना पड़ेगा, गुर्जर समाज को आरक्षण देना पड़ेगा, कापू समाज को आरक्षण देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर मराठा का एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछले दिनों चला था और बहुत लंबी यात्रा उन्होंने की थी, उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो अब किन किन जातियों को आप इसमें आइडेंटिफाई करके, और जिनको आरक्षण नहीं देंगे, जिनको आरक्षण आप नहीं देंगे, वही लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वही लोग उस पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो मैं आज ये देख रहा हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक अजीब तरीके की साजिश है कि कोई खुलकर बोलना भी नहीं चाहता इस पूरे मसले पर। कोई नहीं खुलकर बोल रहा है, सिवाय डीएमके के कोई खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं। मैं तो कहता हूं कि इसने ये जो अब जो 52% का जो आरक्षण, जो 52% अगर ओबीसी तबका है, तो कल वो डिमांड करेगा कि मुझे 52% आरक्षण दीजिए, क्योंकि तब आप किस आधार पर उसको रोकेंगे? आप उसको किसी आधार पर रोक नहीं सकते। और अगर आप नहीं देंगे तो वही ओबीसी तबका जो है वो खड़ा हो जाएगा सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो या कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो उसके खिलाफ खड़ा हो। तो मेरा मानना यह है कि अब सामाजिक न्याय की लड़ाई और तीखी होगी और तीव्र होगी। बहुत अहम बात कह रहे हैं आशुतोष जी कि और ज्यादा तीव्र होगी, लेकिन मैं तो पूछ रही हूँ कि आखिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन? चंद्रभूषण जी ये बताइए, इतिहास के अगर आईने से हम इसको देखें पूरी लड़ाई को, उर्मिलेश जी ने बड़ी ऐसी बात कह दी जो शायद एकदम दिल पे लगी है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब पिछड़ों की बात आई, जब जब कमजोरों की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं है कि इंसाफ मिला हो। बहुत बार ऐसा हुआ है, हतोत्साहित होना पड़ा है, पैर पीछे लेने पड़े हैं, और आज फिर वही एक मौका है। इतिहास का जरा पन्ने पलट के हमें ये बताइए कि जो पूरा ये जो आरक्षण की जो पूरी भूमिका है, जो बुनियाद है, जिसको हमारे बाकी मेहमानों ने सबने समझाया कि बुनियाद आर्थिक नहीं है, सामाजिक, और सबसे बड़ी बात तो उस ढांचे को स्वीकार करना है कि भारत में जाति है, जातिगत भेदभाव है, और इसीलिए एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, जाति के आधार पर रिजर्वेशन देने की जरूरत है, चूंकि जाति है। ये सवर्ण आरक्षण तो जाति को ही खारिज कर रहा है। आरफा, पहली बात मैं सुन बहुत नहीं पा रहा हूँ, कारण कि हेडफोन नहीं है मेरे पास, मैं कहीं इन बिटवीन था। और मैं जो आप ये कह रही हैं कि लड़ेगा कौन सामाजिक न्याय की लड़ाई, यही सवाल है ना आपका? जी हाँ। तो इतिहास के नजरिए से अगर मैं बात करूं तो ये तो इन लोगों ने, पहली बात तो ये है कि जो अभी तक जितने भी वक्ता लोगों ने बात रखी, आप ये देखें कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई गड़बड़ियां कर ली। 50% के लेवी खत्म हो गई, और अगर खत्म हो गई इस निर्णय के आलोक में, तब तो जो आशुतोष कह रहे थे कि फिर तो अब इस देश में इतने सारे सामाजिक आंदोलनों को आपको आरक्षण देना पड़ेगा कि वो सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और एक समय ऐसा आने वाला है जब आपको जातिगत जनगणना करा के, और मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि आपको जातिगत जनगणना न सिर्फ करानी पड़ेगी, बल्कि फिर ये हो जाए कि जिसकी जितनी संख्या उतना आरक्षण दे दिया, तभी शायद न्याय हो पाए। क्योंकि अगर आप 52% ओबीसी आपके एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन को ये कह के 27% का आपने आरक्षण दिया कि साहब 50% से ज्यादा दे नहीं सकते, और जिस तरह से 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का मामला आया, तो
तो जिस तरह से आनंद फानन में सारा मामला हुआ, वो खुद में बहुत आश्चर्यजनक। और यही चीज हम लोग को थोड़ा, जैसे कहते हैं, न्याय में आस्था थोड़ी गड़बड़ाती है, थोड़ी डगमगाने लगती है, जब हम देखते हैं कि कैसे ऐसे मुद्दों पर कैसी एक तरह से अघोषित एकता बन जाती है सारी पार्टियों में। आप औरों का आरक्षण का मामला होता है तो आप 50 बात कहते हैं, और 2019 में जिस तरह से ईडब्ल्यूएस पास किया गया, आपको नहीं लगता कि पूरे जैसे एक तरह का सब इंतजार कर रहे थे कि कोई लेके आए और हम हाँ करें। मैं एक और दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुझे उसी दौरान प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का स्क्रूटनी करना था, उनके फॉर्म्स का, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू हुआ, और मैंने ढेर सारे अपने ऐसे विद्यार्थियों को देखा जिनके बारे में मैं निजी तौर पे जानता हूं कि वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आते। उन सबको आसानी से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिला है और उन सब ने ईडब्ल्यूएस कोटे में अप्लाई किया। चूंकि एकेडमिक दुनिया इतनी छोटी होती है कि अधिकांश लोग आपकी नजर से गुजरे होते हैं, कहीं ना कहीं संपर्क में होते हैं, तो हम उनको पहले से जानते थे। उनमें से ढेर सारे तो ऐसे थे जो जेआरएफ या एसआरएफ फेलोशिप पाए हुए लोग थे, तो वही फेलोशिप अकेले 35,000 रुपए 40,000 रुपए की होती है, तो उनको कैसे अचानक से ईडब्ल्यूएस मिल जा रहा है? तो ये तो बहुत ही फेक किस्म का आरक्षण, और कम से कम संविधान जितना भी हम जानते हैं, तो संविधान कहीं से इस आरक्षण की जो आरक्षण दिया गया वो सामाजिक तौर पर, अगर आप पिछड़े हैं, आपको सामाजिक आपकी जाति के चलते किसी तरह का भेदभाव झेलना पड़ा है इतिहास में, तब आपको आपके लिए आरक्षण का प्रावधान था, न कि आर्थिक, कहीं उसमें आर्थिक आधार नहीं रखा था हमारे संविधान के निर्माताओं ने। तो ये चीज, और एक और चीज अपने पैनल के साथ ही मैं शेयर करूं कि उनके यहाँ 8 लाख मिनिमम है, कि 8 लाख होगी तो आप ईडब्ल्यूएस, और अगर ओबीसी है 8 लाख आपकी इनकम है तो आप 8 लाख के बाद आप हो जाएंगे क्रीमी लेयर। तो उनका जो गरीब हमारा सबसे अमीर हो जाएगा 8 लाख पाने वाला, और वहां 8 लाख पाने वाला गरीब है। ये कभी आपने गौर किया कि ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर कब हो जाएंगे आप? जब 8 लाख रुपए ओबीसी में आप 8 लाख से ज्यादा आपकी इनकम होगी तो आप क्रीमी लेयर, और उनके यहाँ वही गरीबी का पैमाना है कि 8 लाख तक पाए तो गरीब। बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी बात ये कह रहे हैं, और मुझे ये भी हैरानी हो भी रही है और नहीं भी हो रही है कि यहाँ हम एक तरह की एक एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं, एक जर्नलिस्टिक चर्चा कर रहे हैं हम चंद्रभूषण जी, लेकिन साथ साथ मुझे ऑडियो बहुत कम मिल रहा है आरफा। जी हाँ, मैं उर्मिलेश जी से सवाल पूछ रही हूँ। जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि आपने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटीज में, यानी कि जमीनी स्तर पर जब इम्प्लीमेंट होता है कोटा तो क्या होता है। आपने उदाहरण देके भी हमें ये बता दिया कि ये चर्चा किताबों से बाहर निकलकर जब जमीन पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको भी हम देख रहे हैं। उर्मिलेश जी, मुझे ये बताइए, यहाँ पर लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटी आबादी को बड़ा आरक्षण मिल रहा है, बड़ी आबादी को छोटा आरक्षण मिल रहा है। चंद्रभूषण जी ने आंखें खोल देने वाली बात कही, एक तरह की ग्राउंड रिपोर्ट में कह सकती हूँ कि देखिए, अगर इंडिविजुअल केस स्टडीज ली जाए, वो खुद जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं, जिनको की जो आरक्षण के लायक नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए सरकारी मदद, उनको मिल रहा है, तो दूसरे का हिस्सा जा रहा है। मैं वापस आती हूँ, आप ये जरूर कहेंगे कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारों वाली बात करूंगा, लेकिन आशुतोष जी वाला सवाल मैं जरूर आपके साथ रिपीट करूंगी कि इस लड़ाई को आगे कौन लेकर जाएगा? क्या कोई सामाजिक आंदोलन आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो नेता भी आप देखिए, जजों में भी एक तरह की रजामंदी है, पॉलिटिकल पार्टीज में एक तरह की रजामंदी है, मीडिया में एक तरह की रजामंदी है, तो बोलेगा कौन? जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हो गया। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियां जब समाज में पैदा होती हैं किसी भी जगह, किसी भी देश में, तो कोई जरूरी नहीं कि ऑल ऑफ सडन कोई नई लीडरशिप पैदा हो जाए, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन, कोई नया फ्रंट बन जाए, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें मैं समझता हूं कि नए किस्म के नेता, नए किस्म के संगठन, नए किस्म के आंदोलन विकसित होते हैं, और ये पूरी दुनिया का एक रिवाज है, इतिहास में ये चीजें दर्ज हैं।
तो मैं नहीं जानता कि भारत में इस प्रक्रिया को मैच्योर होने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बदलाव जो होते हैं या बदलाव की जो प्रक्रिया होती है वो कैलेंडर की तारीख से नहीं आती है, उसके अपने नियम होते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया भी होती है, और उसमें सब्जेक्टिव एफर्ट्स यानी आत्मगत प्रयासों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि देखिए, ये जो आरक्षण है जिसके बारे में हमारे तमाम मित्रों ने अपनी बात कही है, कि ये बात सही है कि मंडल आयोग की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें जो 40 रिकमेंडेशंस हैं उसमें सिर्फ 1.5 रिकमेंडेशन लागू आज तक हुई है, सिर्फ 1.5 इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो ये आरक्षण का, और दूसरा उसी से जुड़ा उच्च शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण, क्योंकि पहले बिल्कुल नहीं था, अर्जुन सिंह जी ने उसको इनिशिएट किया। लेकिन आप देखें कि पूरे देश भर में अभी हाल तक का आंकड़ा मैं देख रहा था, संभवतः वह 2019 का आंकड़ा था, कि पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के तौर पे SC ST में कुछ एक लोग थे, लेकिन OBC में बिल्कुल कोई नहीं था। और बाद में टोटल जो संख्या हुई प्रोफेसर्स की वो 8 या 9 हुई। इतनी बड़ी आबादी 52% जो OBC की है देश में, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, मतलब कोई एथेंटिक नहीं है, क्योंकि 1931 के बाद देश में कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई। मेरा मानना है कि देश में OBC की संख्या 54% से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। अगर जातिगत जनगणना हो तो ये बात साफ हो जाएगी। लेकिन आज भी भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मेरा अनुमान है कि 1 दर्जन से अधिक OBC प्रोफेसर नहीं होंगे। वाइस चांसलर जो हाल के दिनों में बनाए गए हैं कुछ एक जगह OBC, वो राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण बनाए गए हैं, वो सिर्फ OBC के कारण नहीं बनाए गए हैं। तो ये हालत है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर का देखिए, और मीडिया का तो आप, मीडिया में तो आप जानती हैं, मीडिया में तो बिल्कुल फ्रीडम है, बिल्कुल उन्मुक्तता है, बिल्कुल स्वच्छंद है मीडिया, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन आप एक संपादक दलित नहीं पाएंगे, एक संपादक OBC नहीं पाएंगे, निर्णय करने वाले लोगों में कोई व्यक्ति नहीं है। जुडिशरी का वही हाल है, न्यायपालिका जहां से न्याय हो रहा है वहां पर आप देखिए कौन लोग बैठे हैं। मैं किसी के न्यायिक विवेक पर शक नहीं कर रहा हूं, न मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, लेकिन ये इस देश की विडंबना है आरफा जी कि महज 25% लोगों से ही अच्छे या बुरे या निर्णय करने वाले इधर के या उधर के, यहां तक कि प्रगतिशील भी इन्हीं लोगों में से आएंगे, दक्षिणपंथी भी इन्हीं में से आएंगे। हर तरह का आप अगर मान लीजिए गरीब आदमी के पक्ष में गरीब आदमी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज मीडिया में नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अमीर तबके का या अपर कास्ट तबके का जो एक सोशलाइट किस्म का आदमी है वो आवाज उठाएगा तो वो सुनी जाएगी। तो ऐसा ये विचित्र समाज है। तो वैसे समाज में हमारा ये कहना है कि आखिर कब तक आप लोगों को दबाएंगे? सामाजिक और शैक्षिक आधार पर अगर भारत में आरक्षण की पृष्ठभूमि बनाई गई, और ये बिल्कुल क्लियर है संविधान में, आप संविधान के किसी भी जो संबद्ध अनुच्छेद हैं 14, 15 या आपका 340, किसी अनुच्छेद को जाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस में चले जाइए, कहीं भी आपको आर्थिक नहीं मिलेगा आधार। तो जब ये गैर बराबरी खत्म करने के लिए आप चाहते हैं हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, तो आपको एग्जीक्यूट करना होगा उन नीतियों को, लेकिन आप बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला है, और इस फैसले को निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जैसा हमारे मित्र आशुतोष ने कहा और ये प्रोफेसर चंद्रभूषण ने भी कहा कि ये बहुत सारी समस्याएं इस सिस्टम को पैदा करने जा रहा है, जिस सिस्टम ने इसको सामने लाया है। यानी 2019 में जिस सिस्टम से ये पैदा हुआ है वो उस सिस्टम के सामने भी समस्याएं पैदा करेगा, अराजकता पैदा करेगा समाज में। बहुत सारे लोग जिनको जरूरत नहीं है वे भी आरक्षण की मांग उठाएंगे। और दूसरी बात कि इंदिरा साहनी फैसला हो, चाहे फंडामेंटल्स जो हमारे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है, उसको भी ये फैसला जो है
एक तरह से जी। नजरअंदाज करता है। मुझे लगता है कि इसका एक ही समाधान है कि कोई एक न्याय और विवेक से जुड़े हुए लोगों की एक बड़ी कोई कोई जमात हो जो इसको चैलेंज करे और एक बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में ये पुनरीक्षण याचिका के तौर पे जाए और एक बड़ी बेंच बैठे। और बड़ी बेंच संविधान पीठ बैठती है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बैठी है, पहले भी बैठी है। 8 या 9 जजों की पीठ बैठ सकती है और उसमें इसकी पुनर्परीक्षा की जाए, इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए और इस फैसले में जो दिक्कतें हैं, जो संवैधानिक जो दिक्कतें हैं, उनकी व्याख्या करके और चीजों को निष्पादित किया जाए। शायद तब कुछ समाधान निकलेगा, नहीं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जातिगत जनगणना पर एक वाक्य बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि इस फैसले के बाद इस देश के किसी विवेकशील व्यक्ति को जातिगत जनगणना का विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है किसी भी तरह से, क्योंकि आप बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी सर्वेक्षण के आप 103वां संशोधन करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करता है। कमाल की बात है। और जब अप्रूव करता है उसके पास कोई आंकड़ा नहीं रहता है, कोई सर्वेक्षण नहीं रहता है। मंडल कमीशन ने बाकायदे जातियों का सर्वेक्षण कराया, उसमें देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों, एनजीओ और इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व किया था। इस आरक्षण के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। और बाकी जो प्रोफेसर चंद्रभूषण ने आपको डिटेल्स दिए कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी कहानी तो अलग है। तो ये अपनी बात कहकर मैं ये टिप्पणी करके अपनी बात जी हाँ, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने पूरी बात रखी है कि किस तरीके से, मैं तो वापस जाना चाहती हूँ मनोज झा जी ने जो कहा कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर आप कह रहे हैं कि कोई भी डेटा उनके पास मौजूद नहीं था और देश की जो सबसे ऊंची अदालत है, जो सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने बैठ के ये फैसला किया है। आप एक उम्मीद जरूर जाहिर कर रहे हैं कि एक बड़ी बेंच अगर बैठे तो इसे बदल सकती है। और एक उम्मीद इसमें भी दिखती है कि खुद चीफ जस्टिस ने इस बात से डिसएग्री किया है, उन्होंने इस बात से असहमति जाहिर की है। आशुतोष जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ और आखिरी सवाल फिर चंद्रभूषण जी से पूछूंगी। आप और उर्मिलेश जी दोनों इस बात पर सहमत दिख रहे हैं। आप उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि कोई कैलेंडर देख के कोई सामाजिक न्याय या कोई भी मुहिम अगर शुरू होती है, कोई आंदोलन शुरू होता है, तो वो कैलेंडर देख के नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो इस मकाम पर है जिसे वापस नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल बरक्स है। मुझे बताइए कि जो हिंदुत्व का एक बड़ा छाता है, ऐसा तो नहीं है कि एनडीए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने सोचा कि ये सही वक्त है, आरएसएस का हम जानते हैं पूरा एजेंडा क्या है, कि ऐसे वक्त में कि जबकि जोर मार रहा है हिंदुत्व का जो पूरा सेंटिमेंट है, अभी जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम एक छाते के नीचे एक परिवार का हिस्सा हैं, तो ऐसे में इसको लागू कर दिया जाए, फिर कोई आवाज बाद में नहीं उठेगी। देखिए, सवाल आवाज उठाने का नहीं। अगर हम ये सोचें कि कोई बहुत संगठित तौर पर किसी तरीके से आवाज उठेगी और उसके बाद इस फैसले को बदल दिया जाएगा, मेरी राय वैसी नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से अगर आप देखें कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो चेतना पैदा हुई इस देश के अंदर, उस चेतना की वजह से दलितों को आरक्षण देने की बात की गई। और जो बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, वो इस वजह से नहीं हुआ था कि कोई बहुत बड़ा उद्धार करने की कोशिश की जा रही, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि जो ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जो ऐतिहासिक ताकतें थी, वो इतनी मजबूत हो गई थी कि अब आप दलितों के जो हक थे उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। और चूंकि इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने उसको एक रास्ता निकाला। जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात वो कर रहे थे, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, हम रिजर्वेशन उसको देते हैं। और उसके बाद अगर आप देखिए कि ये जो ओबीसी का जो आरक्षण मिला, वो भी कोई बहुत ओबीसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह की वजह से नहीं मिला। वो रिपोर्ट तो 1980 से पड़ी हुई थी सरकारों के पास। वो तब मिला जब डेमोक्रेसी में ये हो गया कि अब आप ओबीसी के आरक्षण को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अचानक एक दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वो फाइल कर दी और आरक्षण को लागू कर दिया। अब ये जो जहां पे हम आज पहुंच चुके हैं, जिस तरीके की चेतना है और जिस तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रिया काम कर रही है, आप यकीन जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले 7-8 सालों में अपने आप को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, आज उस पार्टी के अंदर ओबीसी और दलितों को एम्पावर करने की बात की जा रही है। कम से कम उसकी शुरुआत की जा रही है। एम्पावरमेंट है या नहीं मैं नहीं जानता उस बारे में भी, लेकिन कम से कम उनको अपने साथ समाहित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑटोमेटिकली एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जहां आप जो 80% आबादी है उसकी डिमांड को, उसकी हिस्सेदारी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व भी अपने आप में अब धीरे धीरे इसके अंदर बदलाव लाने के लिए मजबूर हो रहा है संघ परिवार। आप पिछले दिनों अगर आपने देखे, मोहन भागवत ने क्या टिप्पणी की, मोहन भागवत ने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है ये अतीत का हिस्सा है, इसको भूल जाना बेहतर है। ये वही हिंदुत्ववादी ताकतें हैं जो ये कहते रहे कि हजारों साल तक हिंदुस्तान क्यों पूरी तरीके से इस्लामाइज नहीं हो पाया, पूरी तरीके से क्रिश्चियनाइज नहीं हो पाया, या जो बाहर के लोग आक्रमण करने के लिए आए, उसका कारण ये था, उसकी ताकत थी इसकी जाति व्यवस्था, ये जो कास्ट स्ट्रक्चर था, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी वजह से वो पूरी तरीके से इस्लामाइज नहीं हो पाया, क्रिश्चियनाइज नहीं हो पाया। आज अगर उनको लगता है कि इसको भूलने की जरूरत है, इसका मतलब वहां पर भी इस डेमोक्रेटिक प्रेशर का दबाव पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी अंतरात्मा बदल रही, मैं बिल्कुल मुझे इसमें कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं, उनकी अंतरात्मा बिल्कुल नहीं बदल रही है। लेकिन चूंकि आपको चुनाव जीतना है, और आपको चुनाव जीतना है तो उस चेतना को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, जो चेतना आज संख्या में भारी है, और लोकतंत्र का मतलब संख्या में भारी। तो ये आखिरी लड़ाई हिंदुत्व एक तरीके से लड़ रहा है, आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, वो उसको अपने वर्चस्व को बनाए रख, और वर्चस्व क्या है, ये जो अपर कास्ट का वर्चस्व है, उसको आखिरी लड़ाई उसको बनाए रखने की होगी। अब ये हो सकता है 10 साल चल जाए, हो सकता है 20 साल भी चल जाए, क्योंकि इतिहास में तो 100-150 सालों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमारे आपके जीवन में उसका जरूर फर्क नजर आता है। तो ये आखिरी लड़ाई है, अन्यथा ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के कहने की लड़ाई के बाद दलितों को आरक्षण मिलता, और ना ही 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और अब जो रिएक्शन में जो 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, मेरी अपनी राय है कि दरअसल ये अपर कास्ट के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है ये आरक्षण, क्योंकि जो लोग ईडब्ल्यूएस के तहत जिनको आरक्षण आपने दे दिया, तो फिर वो अगले जो 40% आरक्षण है उसके लिए वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। और 8 लाख की जो संख्या है, अगर आप जो अपर कास्ट का अगर आप फार्मूला निकालेंगे, तो वो कम से कम 60% अपर कास्ट के बीच में होंगे। तो 60% अब कंपीट करेगा 10% में, और जो 40% वो कंपीट करेंगे 40% में। ये तो काफी गणित हो गया आशुतोष जी, का हिसाब लगाना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं इसको किस तरह से देखा जाए। लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व है आखिरी सांस ले रहा है ऐसे वक्त में, जब ये कह रहे हैं लोग कि भविष्य में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति ही। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपके इस जवाब से भी कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं, शायद एक नई बहस भी। चंद्रभूषण जी, आखिरी जो सवाल है मेरा वो आपसे ये है कि हम तीसरा पड़ाव ये देख रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं दलित आदिवासी आरक्षण, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण, अब हम ये देख रहे हैं कि सवर्णों का या गरीब सवर्णों का आरक्षण। इतिहास की जो खिड़कियां हैं अगर उन्हें हम खोलें तो हमें भविष्य के लिए क्या पता चलता है, हम यहां से कहां जा रहे हैं। जी अनम्यूट कर लीजिए जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। चंद्रभूषण जी अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मुझे लगता है आरफा के हम लोग एक ऐसे मुकाम की तरफ ढकेले जा रहे हैं जहां चाहते ना चाहते भी ये देश एक आंतरिक संघर्ष में झोंका जा रहा है। कारण ये है कि जिनसे आप न्याय की उम्मीद करते हैं वो सारी संस्थाएं लगभग न्याय देने में नाकाम साबित हो रही है, और ऐसे में क्या लोग करें क्या। तो इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे मुझे ये तो समझ में आता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप लंबे समय तक कोई किसी चीज को दबाए रख पाए, और वो देर सबेर खुलना। और ये जो इन्होंने निर्णय दिया है, इसने तो एक तरह से समझिए कि एक चेन रिएक्शन की शुरुआत कर दी है। बगैर किसी आर्थिक सर्वेक्षण के, बगैर किसी जातिगत जनगणना के आप कैसे तय कर ले रहे हैं कि इनको इतना दे देना है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब लगातार होगा क्या कि जब लगातार ये जो हिंदू राष्ट्र या सवर्ण लोगों को राज लाने का एक जो एजेंडा पे काम कर रही है सरकार 14 से लगातार, उसका जब भी अंत होगा तो वो बुरी तरह से होगा। और हो सकता है कि इसमें आपको संविधानेतर तरीके भी इस्तेमाल करने को जनता विवश हो। ये चीज मुझे इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर बार बार एक दिखती है कि ऐसा होगा कि आप जब लगातार आप कहेंगे कि नहीं साहब जो है ये संविधान सम्मत है, जो संविधान सम्मत नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? फिर घेरेंगे लोग
संसद को घेरेंगे, विधानसभाओं को घेरेंगे, उसमें एंटर करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों को मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करें, हम लोग इतिहास में पढ़ाते हैं, तो लोगों ने क्या किया? क्या ऐसा तो हुआ नहीं कि रुक गए? टेनिस कोर्ट में उन्होंने बनाया संविधान, आपने उनको नहीं बैठने की जगह दी, कहा कि आप नहीं कन्वेंशन हॉल में बैठेंगे, तो उन्होंने टेनिस कोर्ट में बैठ के संविधान बनाया। तो वो तो होगा। मैं इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से हमारी जिम्मेदार संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर वो सचेत होके कुछ सचमुच उन्होंने अपना आत्मावलोकन नहीं किया, तो हम लोग एक सिविल वार की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं। और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है चंद्रभूषण जी, मैं यहाँ इस शब्द को कहते में थोड़ा झिझक रही थी। यहाँ कमेंट सेक्शन में आपकी बात से थोड़ा आवाज बढ़ाती, मुझे सुनाई नहीं दी। जी, मैं कह रही हूँ दर्जनों लोग आपकी इस बात से सहमत हैं। कमेंट सेक्शन, जो कमेंट हमारा सेक्शन है, उसमें यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये मामला कोर्ट के इस फैसले के बाद सेटल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध की तरफ मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों की जिस तरह से हालात हैं, बेरोजगारी का जो आलम है, और अगर सबसे बड़ी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग परेशान होंगे। बिल्कुल यही बात जो आप कह रहे हैं। यहाँ ये उम्मीद मैं करती हूँ कि जरूर जो हमारे नीति निर्धारक हैं वो इस बात को समझेंगे और देखेंगे कि वाकई इस तरह के फैसलों से शायद इंसाफ नहीं होगा। कोर्ट में उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनकी एक राजनीतिक जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो समाज को इस तरफ, जिस तरफ हम ले जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।